हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 है ये जनरल एनाट जनरल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई। ओहो ठीक है, जनरल फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम लोग न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए ये सब लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ज्यादा कुछ है ना फालतू का पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैं आपको मेन मेन चीजें बताता हूँ। देखो, न्यूक्लियस आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल अपने पास। इसका डायमीटर वगैरह ये सब छोड़ो, मतलब सेल का 10% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। सारी सेल्स में ये देखने को मिलता है एक्सेप्ट आवर आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आप जानते हो ना ये चीज बचपन से। और जिन सेल में न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकेरियोट्स कहते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनमें होता है, सही ये होगा बात कहना। विदाउट न्यूक्लियस और विद वेरी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस बहुत जरूरी है सेल डिवीजन में। न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक बात बताऊं मैं आपको, न्यूक्लियस है ना, नॉर्मली एक सेल में एक ही होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है नॉर्मली। लेकिन हमारी जो ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल सेल्स जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो दीज सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, जनरली न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल में लोकेटेड होता है, स्फेरिकल होता है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो बीच में मैंने बना रखा है ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोलस हो गया। और ये जो डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके बाद में ये जो मेम्ब्रेन बाहर आपको दिख रही है, जो बीच बीच में से टूटी हुई है, क्योंकि इसमें पोर्स प्रेजेंट है। ये देख रहे हो, अब ये पोर्स है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं बीच बीच में, ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां से चीजें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आती हैं, ठीक है। फिर आप ये भी देख रहे हो साइड में कि ये एक सेल ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं हम लोग ईआर, माने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इसकी मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है। तो वी कैन से दैट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज डबल लेयर्ड इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसा कुछ सीन बन के सामने आता है, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट क्या हुए न्यूक्लियस के? एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म, एक क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसी में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यही क्रोमेटिन फाइबर्स, दीज कंटेंट्स दीज आर मेड अप ऑफ हिस्टोन्स एंड डीएनए। और यही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होके ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बात है, नाइस। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा डीप में देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता है भाई डबल लेयर्ड होती है, पोरस होती है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स भी आपने देख लिए, ठीक है। ये यहाँ से क्या होता है? कम्युनिकेशन का काम होता है, साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस का कम्युनिकेशन मेंटेन करना, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने बोला था। स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही भी दिखाया था। स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। pores of the nuclear membrane are guarded line by the protein molecules, और ये pores का diameter around 80 to 100 नैनोमीटर होता है। और अगर देखो कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ टू द पेरिफेरी ऑफ द पोर्स, ये डायमीटर और कम हो जाता है। इट कम्स टू अबाउट डिक्रीज टू अबाउट 7 to 9 नैनोमीटर, 7 to 9 नैनोमीटर। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म अकर थ्रू दीज पोर्स। बहुत सिंपल बात है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाते हैं, एक हाईली विस्कस फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है ये ऑलमोस्ट। न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ खास चीजें हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स अ डेंस फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इट कंटेन अ डेंस
फिब्रिलर नेटवर्क विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और ये फिब्रिलर नेटवर्क किसका होता है? प्रोटीन्स का होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो कौन बनाता है? कौन? यही फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ओके, बहुत बढ़िया। सॉल्युबल लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमेटिन पे, और डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स भी इसको हम कहते हैं। क्रोमेटिन को क्या भी कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक, धागे जैसा मटेरियल होता है। एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल से बनता है। डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक नेचर का प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। एक्सट्रीमली सॉरी, एक बार फिर से। क्या है? डर के आगे जीत है। हाँ, तो डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं? वो बेसिक प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। कि हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक या बेसिक? बेसिक होते हैं ऑब्वियसली। Chromatin is referred to as DNA histone complex. मेजर बल्क ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल को फॉर्म करता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें मेजर क्रोमेटिन ही होता है। अच्छा, डीएनए एक डबल हेलिक्स है, जो कि ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का जो एक ग्रुप होता है, जो यहाँ पे ऑक्टामर बनता है, उसको रैप करता है डबल हेलिक्स और बनाता है फंडामेंटल पैकिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में? अरे बचपन में माने भाई, कभी तो पढ़ा होगा ना, कभी कभी, मतलब जैसे ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन 11th-12th क्लास में इतना तो पढ़ाई होगा। बहुत बेसिक सी चीज है ये तो। ये भी नहीं आता तुम्हें? आता 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 है, ठीक है। तो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स विच रैप अराउंड द सेंट्रल कोर ऑफ द 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द फंडामेंटल पैकिंग यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। Nucleosome are packed tightly with the help of histone molecules to form a chromatin fiber। तो न्यूक्लियोसोम बहुत सारे क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं हिस्टोन की मदद से, और वो बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो आपको समझ में आया क्रोमेटिन को हमने डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि डीएनए प्लस हिस्टोन यही तो बना रहा है एक्चुअली में हमारा क्रोमेटिन फाइबर। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन मॉलिक्यूल कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। बच्चे बच्चे को ये बात पता है। अच्छा, क्रोमेटिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। पता है तुमको? एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन है वो लेस कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम है, और ये हेट्रोक्रोमेटिन थोड़ा ज्यादा कॉइल्ड है। तो यूक्रोमेटिन इज लेस कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, विजिबल फाइनली डिस्पर्स ग्रेन्युलर मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हेट्रोक्रोमेटिन ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, अपीयर एज कोर्स ग्रेन्यूल्स इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दे आर विजिबल आल्सो इन द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन तो इतना डेंस है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में भी दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है, लाइट में भी दिख जाता है। एग्जाम्पल, सेक्स क्रोमेटिन इज काइंड ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है जनाब, हो गया हो गया। अब क्रोमोसोम पे आते हैं। तो क्रोमोसोम आर रॉड शेप्ड, ऐसे करके होते हैं ना क्रोमोसोम। तो रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट स्पीशीज। तो क्रोमोसोम में ही हमारी सारी कंप्लीट जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है, कि हम लंबे चौड़े मोटे पतले ऐसे वैसे गोरे काले ये वो सब कुछ चीज का जो ब्लूप्रिंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम इज अ रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्रोमोसोम
is formed from a single DNA molecule coiled around the histone molecules. वो बनाएगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस होके ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम बनाएगा. ठीक है, बात ये है, बस आपको इतनी समझनी है. अच्छा, क्या आपको पता है डीएनए में जीन्स होते हैं. डीएनए कंटेन्स व्हाट? जीन्स. एंड व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए, जो एक्चुअली में व्हीकल्स होते हैं, जो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं. डीएनए का कंपोनेंट होता है जीन. ओके, तो क्रोमोसोम नॉर्मली नॉट विजिबल इन द न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप. सिर्फ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम है ये विजिबल होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज डीएनए बिकम मोर टाइटली पैक्ड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन विच मेक क्रोमोसोम विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. उससे पहले इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते. ठीक है, बात समझ आ रही है? आ ही रही होगी भाई. इजी है, कितना इजी है, पढ़ा है आपने सब लोगों ने. जितने भी डिवाइडिंग सेल्स है बॉडी के, अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो अगली बात क्या है, ध्यान से देखिए कि जितने भी बॉडी की डिवाइडिंग सेल्स है उनमें सब में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल जिनमें क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है. अरे 23 पेयर्स नहीं होते, वहां पे 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, माने कि वो हैप्लॉइड होती है. वो सेल्स जिनमें 23, समझ रहे हो मेरी बात, 23 पेयर्स जिनमें होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? टू एंड डिप्लॉइड हो गया, प्लॉइडी डिप्लॉइड हो गई, तो इसको कहते हैं डिप्लॉइड. और जिनमें सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड हो गई. ठीक है, वो क्या हो गई? हैप्लॉइड हो गई. तो जो हमारी सेक्स सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, बात एक ही है सबको मैं कहने का मतलब, वो सारी की सारी कैसी है? हैप्लॉइड है. ठीक है, वो क्या है? हैप्लॉइड है. तो गैमीट्स जो बनते हैं, सेक्स सेल जो होती है, दे हैव 23 सिंगल क्रोमोसोम. और बाकी की जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है दे कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सो दे आर डिप्लॉइड. ओके, अच्छा, यहाँ पे जो 23 पेयर्स है, पेयर का मतलब ये पेयर कैसे बने, देखो 23 पेयर यानी 40 इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कितना हुआ? 46. समझ गए? तो टोटल कितना हुआ? 46. अब इसमें से 23 मदर से, 23 फादर से. कहने का मतलब अगर एक पेयर है क्रोमोसोम का, अगर क्रोमोसोम का, तो उसमें से एक तो फादर से आया है, एक मदर से आया है. ठीक है, बात ये. न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक छोटा स्मॉल राउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर. इसमें आपको एक चीज बताऊं, न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली एक न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोलस में होता क्या है जुगाड़? एक तो आरएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं. तो न्यूक्लियस में नहीं, किसमें? न्यूक्लियोलस में. तो न्यूक्लियोलस में होता क्या है? आरएनए, इट कंटेन्स आरएनए विद सम प्रोटीन्स. ठीक है, और यही दो चीजें हमने राइबोसोम में देखी थी. जब हमने राइबोसोम देखा था तब हमने ये देखा था बच्चों की राइबोसोम में क्या है? 65% आरआरएनए और बाकी 35% प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो यही सेम कंपोजिशन कहाँ है? राइबोसोम में भी यही कहाँ पे है? न्यूक्लियोलस में. तो न्यूक्लियोलस contains RNA and some proteins which are similar to those found in the ribosome. एकदम सिमिलर चीज है. RNA is synthesized by 5 different pair of the chromosomes stored in the nucleolus. तो RNA synthesize कहां से होता है? By 5 different pairs of chromosome, और बन के स्टोर कहां पे होता है? न्यूक्लियोलस में. Later it is condensed to form subunit of the ribosome. बाद में आरएनए से आरएनए कंडेंस होता है, बनाता है राइबोसोम की सब यूनिट. ऑल द सब यूनिट आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस. याद रखना, राइबोसोम में जितनी भी सब यूनिट्स है राइबोसोम की, वो न्यूक्लियोलस में ही बनती है. फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर साइटोप्लाज्म में जाके ये जो सब यूनिट्स हैं ये फ्यूज करती हैं और राइबोसोम बनाती हैं, विच प्ले एसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. बात समझ में आ रही? राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है, अब देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, और कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. डीएनए में जो जानकारी होती है वो एग्जैक्टली कॉपी होती है एमआरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे, और फिर वो जाती है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास प्रोटीन बनवाने के लिए.
इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन। बात समझ मेरी, क्या कहते हैं बोलना, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब तो पढ़ ही लेंगे, धीरे धीरे आता रहेगा, बायोकेम में तो ये बहुत डिटेल में है। अब यहाँ पे आरएनए की बात कर लेते हैं, डीएनए की बात कर लेते हैं। तो डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डीएनए फॉर्म द केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम। डीएनए में होता क्या एक्चुअली में, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं जो कि आगे जाके रिएक्शंस करवाते हैं, सारी चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, प्रोटीन के बिना तो कुछ नहीं होना है। तो वो प्रोटीन बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है, वो डीएनए के पास है। तो इट कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम, राइट। अब जीन क्या होता है, जीन भी डीएनए का ही एक पार्ट होता है। जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। लेकिन फर्क क्या है, जो न्यूक्लियस वाला डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूक्लियस वाला जो डीएनए होता है उससे सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, एमआरएनए के पास आती है, एमआरएनए बाहर जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। आरएनए रेगुलेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय राइबोसोम, ठीक है। तो आरएनए कैसे रेगुलेट करेगा भाई, आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डीएनए से एमआरएनए बना, ठीक है, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन लेके गया। टीआरएनए, टीआरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करेगा। तो ऐसे, और आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करवाएगा। तो आरएनए रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म इन राइबोसोम्स, ठीक है। डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसको हम नॉन क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, क्योंकि वहां पे डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं आता। क्रोमोसोम की फॉर्म में एक्सट्रीमली सॉरी, क्रोमोसोम की फॉर्म में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इसके क्या है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इसकी जो बैकबोन है, बैकबोन है ये कौन बनाता है, ये शुगर प्लस फॉस्फेट। बैकबोन कौन बनाता है, शुगर प्लस फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए। और बीच बीच में सीडी की फॉर्म में, सीडी में जैसे ये चढ़ने वाली वो डंडियां होती हैं, वैसे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। इट इज फॉर्म्ड बाय विच सब्सटेंसेस, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजन बेस। अब शुगर कौन सी है, शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया, फॉस्फोरिक एसिड से। और चार टाइप के बेसिस होते हैं, चार टाइप के बेसिस कौन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसाइन, ठीक है। तो कितना हुआ, ATGC, ये चार टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस। तो डीएनए कंटेन्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर ट्विस्टेड, देखो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, अराउंड वन अनदर इन फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, ओके। दोनों की दोनों चेन्स है, कैसे बनती हैं, deoxyribose sugar and phosphate group से। These two substances form the backbone of the DNA molecule, ये मैंने पहले ही बता दिया। Both the chains of the DNA are connected with each other by the organic bases। नाइट्रोजन बेसिस बीच बीच में आके, देखो इधर देखो, इनको कनेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस बीच बीच में आके कनेक्ट कर रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर्स को, दोनों चेन्स को, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। तो आपको एक बात पूछूं मैं, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। तो मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ईच, अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमें एक डीऑक्सीराइबोस शुगर चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, और वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस चाहिए, इनमें से कोई भी एक। प्यूरिन्स है दो, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन, पायरिमिडीन्स है, इन दोनों में से एक चाहिए कोई भी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट है, एक देखो ये यूनिट हो गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये रिपीट होता जाएगा, ये डीएनए बना लेगा। तो इसमें क्या है, एक फॉस्फेट है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है,
ठीक है। अब इधर वाला ये न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो इसमें दूसरा नाइट्रोजन बेस है, टी है, यहाँ पे शुगर हो गई, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो गई इसकी। ओके, सो नाउ मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है एक्चुअली में? डीएनए नहीं, डीएनए में भी क्या करता है? जीन कैरी करता है, ठीक है। ओके, समझ आ गया। Strands of the DNA are arranged in such a way that both are bound by specific pairs of the bases. Adenine of one strand specifically, देखो ये पूरा का पूरा जो यहां तक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे मतलब मान लो